अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वो दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव, चलो ना होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शॉवर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शॉवर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शॉवर से बहता वो खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीलिमा ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थी। डर के मारे नीलिमा अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीलिमा की कलाई में घुस गया। ये सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीलिमा के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, ये कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ लाओ, मैं इसे निकाल देता हूँ। राघव ने नीलिमा की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वो दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वो दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरे रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था। क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस बस, मुझे सब पता है कि तुम ये सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीलिमा के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपनी बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, ये हमारी नई वधू के साथ कैसा अपशगुन हो गया। बेटा, जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है। मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी?
एक नींबू ही तो था, इतना क्यों घबरा रही हो? और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अनसुना कर नीलिमा को घर के अंदर ले गया, लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन वहीं इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है इसके साथ? बेटा, मैं कह रही हूँ, बहू पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूँ। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बैंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम नीलिमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है, इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है, तब से इसकी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ, ठीक है बाबा। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारने लगे। तभी अचानक नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वो बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक नीलिमा का शरीर बुरी तरह कटने लगा और वो तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है तांत्रिक बाबा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा। अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना बच्चा। बजरंगबली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा तावीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस तावीज को अपने कपड़ों से ढककर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलिमा? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडर की तरह लग रहा था। अरे बाबा, अब तो मेरी आंखें खोलो, मैं भी तो देखूं मेरे लिए क्या सरप्राइज है। नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई
तो उस जगह को देखकर राघव के होश उड़ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूँ मैं। अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी मैं तुम्हें। नीलिमा की ये बात सुनकर राघव शैतानियत भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की। उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता मैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था मैं हर रोज। यहीं पर संभाल कर रखा है मैंने मेरी गरिमा को। उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुक्त हो, और ना ही वो ऐसा चाहती थी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो। इतना सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल कर नीलिमा की रूह को दहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वो कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साये और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी। और वो साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वो पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो वो शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। दिसंबर की हाट कपाती ठंड थी। अपने गांव जाने के लिए आरुष बस में बैठ चुका था। शायद मौसम का ही असर था कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस के अंदर सिर्फ 4 लोग ही यात्रा कर रहे थे। बाहर हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर बस 15 मिनट रुकेगी। जिसको फ्रेश होना है हो लो, फिर अगला स्टॉप मऊ होगा। ड्राइवर की बात सुनकर बस में बैठी बाकी सवारियों के साथ आरुष भी उस छोटे से ढाबे पर नीचे उतर गया। यह एक छोटा सा सुनसान ढाबा था जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। आरुष एक कप चाय पीने की इच्छा से ढाबे के अंदर पहुंच गया था। बस में बैठी बाकी की 3 सवारियां भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। भाई, एक कप मसाला चाय देना। चाय तो है, लेकिन मसाला चाय अभी नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है? फटाफट बना दो। अरे बाबूजी, आप रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं, ये जंगल वाला ढाबा है और आप जिस बस में आए हैं
वो पूरे 7 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। अरे यार तुम तो नाराज होने लग गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय तो दो। बस में कुल 4 सवारी है, उन्हें भी छोड़ जाएंगे क्या? दुकानदार से चाय का कूलर लेकर वह एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे के बाहर आया तो देखा बस निकल गई है। धूल उड़ाती बस को चाहते देख आरुष भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। कुछ देर तक बस के पीछे दौड़ने के बाद आरुष वापस ढाबे की ओर मुड़ जाता है। ढाबे के पास आकर वह देखता है कि ढाबे का मालिक ताला लगाकर जा रहा है। अरे भाई अभी तो बस 5 बजे हैं, अभी से ढाबे में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अभी तक यही हो? लगता है तुम्हारी बस छूट गई। अब तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे सर, मैंने आपको बताया ना, ये ढाबा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अब सुबह होने तक यहाँ से कोई बस नहीं गुजरने वाली है। ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप बस इतना समझ लो, दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसीलिए आपका ड्राइवर भी यहाँ से बस भगा ले गया। अरे भाई ऐसा क्या है यहाँ जो दिन ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता? और उसकी बात का जवाब दिए बगैर ढाबे वाला अपने ढाबे में ताला लगाकर घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था। शाम के 5 बजे ही ढाबा बंद करके भाग गया। ऊपर से पता नहीं बिन सर पैर की बातें कर रहा था। गांव के लोग अफवाह फैलाने में 1 नंबर होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आरुष अपना मोबाइल निकालकर अपनी लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाईवे से लगते हुए आगे ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर ढाबे वाले की बात सच थी तो इसका मतलब है अब रात में इस रूट से कोई भी बस नहीं गुजरने वाली है। रात में इस जंगल की रोड पर रुकना सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। आरुष जंगल वाले रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन होने के कारण दिन ढल चुका था और चारों ओर अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। अंधेरे से रह रह कर आती जंगली जानवरों की रोने की भयानक आवाज उसके दिल को दहला रही थी। अरे यार, लगता है इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तभी इतना भयानक आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसी वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती होगी। आरुष मन ही मन अटकलें लगाता आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरे छोर पर एक गांव दिखाई पड़ने लगता है। कैसा गांव है? ये बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है पूरे गांव में बिजली ही नहीं है। गांव की सीमा से लगभग 150 मीटर पहले पीपल के पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा था। जैसे ही आरुष उस झुंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने को होता है उसे फिर से एक आहट और चीखों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे इस गांव में घुसने नहीं देना चाहती। हाईवे पे घूमते छलावों की कहानी तो मैंने भी सुन रखी है। कहीं इस पेड़ पर कोई छलावा तो नहीं है? आसपास का सन्नाटा और अंधेरा देखकर अब आरुष को भी डर लगने लगा था। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसे पेड़ों के पीछे से झांकते किसी शख्स का आधा शरीर दिखाई दे जाता है। कौन हो तुम? कौन हो? तुम ही इतनी देर से आवाजें निकालकर मुझे डरा रहे हो ना? आरुष की बात सुनकर वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वह कोई तकरीबन 20-25 बरस का आदमी था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? ज्यादा बनो मत, मेरे नजदीक मत आना। देखो, मैं अभी पुलिस का नंबर मिला दूंगा, दूर हटो। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या जो तुम पुलिस को नंबर मिलाओगे? डरो मत, मैं भी डर के कारण ही यहाँ छुपा हुआ था। डर? आखिर किसका डर? देखो, मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज मेरी भैंस चरते चरते न जाने कहाँ निकल गई।
उसे खोजते खोजते दिन ढल गया और मैं इस मनहूस गांव के पास आकर अटक गया। अरे अटक गया से क्या मतलब है? जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। या तो सुबह तक तुम ठंड से अकड़ जाओगे या कोई लुटेरा तुम्हें मार कर फेंक जाएगा। चलो अंदर गांव में चलकर मदद मांगते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस गांव के आसपास भी नहीं जाने वाला और तुम्हें भी यही कहूंगा कि चले जाओ यहाँ से। ये आदमी क्यों नहीं चाहता है कि मैं गांव में जाकर मदद मांगूं? मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये सच में कोई लुटेरा हुआ तो ये भी हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो। ऐसे अचानक से पेड़ के पीछे प्रकट हो गया, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। देखो भाई, तुम्हें अपनी भैंस बकरी जहाँ ढूंढनी है ढूंढो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जाकर गांव में अपनी रात बिताने का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हें सचेत करना मेरा काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। आरुष गहरे अंधेरे को देखते हुए तेज कदमों से गांव की सीमा में घुस गया था। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर 2-3 कच्चे पक्के से घर दिखाई दे रहे थे। आरुष अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने के घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे कोई महिला दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह औरत जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगती है। अब तो आरुष के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। वह उल्टे पांव वहां से भागते हुए फिर से उसी पीपल के पास पहुंचा तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर पैदल जाता हुआ दिखाई पड़ा। लगता है मुझसे गलती हो गई। वो आदमी ठीक कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गांव में। आरुष दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है। आप ठीक कह रहे थे, वो गांव, वहाँ कुछ तो है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को पेड़ पर लटकते हुए देखा। मैं जो बताऊंगा उस पर यकीन कर पाओगे? क्यों नहीं, मुझे आप पूरी बात बताइए। आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? जिसको तुमने अभी अभी पेड़ पर लटकते हुए देखा, वो कोई औरत नहीं बल्कि प्रेत था। ये गांव पिछले 75 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस गांव में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए? आजादी से पहले की बात है। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो ऐसे छोटे छोटे गांव पर राज किया करते थे। इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर एक रोज अंग्रेज वाइसराय की नजर पड़ गई। जब गांव के मुखिया को पता चला कि अंग्रेज अफसर गांव की लड़की को पसंद करता है, तो उसने उस लड़की के बाप को खूब डराया धमकाया और उसकी बेटी को अफसर के साथ भेजने के लिए कहने लगा। भाइयों, आज मेरी बेटी पर उस अंग्रेज ने बुरी नजर डाली है। कल को ये किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए हमें इस अंग्रेज से डरे बिना उसका सामना करना होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे चुप। अगले ही दिन लड़की का पिता पास के गांव में जाकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है और दूल्हा बारात लेकर गांव में पहुंच जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव के सारे लोग शादी में शरीक होने के लिए मंडप में जमा थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था कि उसी क्षण मुखिया को यह खबर लग गई कि रूपा की शादी हो रही है। इन लोगों को इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे समझाने पर भी ये रूपा की शादी करवा रहे हैं। इससे पहले कि वो गोरा मेरी खाल खींचे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। मुखिया अंग्रेज सैनिकों के साथ आधी रात को गांव में घुसा और रूपा के घर पर पेट्रोल को छिड़ककर चारों ओर से आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में उस आग में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक वो लोग इस गांव में ही भटक रहे हैं। मुखिया और उसके सभी आदमियों को मारकर उन्होंने अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद ये गांव हमेशा के लिए शापित हो गया। इसलिए अंधेरा होने के बाद गांव की सीमा को पार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना। आज तक जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के 70 साल बीतने के बाद भी उस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? आओ, मैं एक जगह बताता हूँ। वह आदमी आरुष को लेकर एक पुराने से घर में चला गया। ये जगह थोड़ी पुरानी है,
लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। गांव की खौफनाक कहानी सुनकर आरुष का रोया रोया डर से कांप रहा था, क्योंकि वो उस गांव की सीमा में पैर रखकर लौट आया था। अरे भाई, आपका नाम नहीं बताया आपने? किशन कुमार। आरुष को उस पुराने से मकान में छोड़कर किशन वहां से बाहर निकल गया। आरुष ने किसी तरह वो रात बिताई। सुबह बस के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लगता है सुबह हो गई। सुबह का उजाला उस टूटे फूटे पुराने कमरे को रोशन किए हुए था। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अचानक आरुष की नजर शादी के कार्ड पर जाकर थम गई, जो सामने रखी कुछ किताबों के पास बिखरे थे। किसी की शादी का कार्ड लगता है। रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। जिसके साथ आरुष ने रात बिताई थी वो कोई और नहीं, रूपा का दूल्हा किशन था। बाकी गांव वालों के साथ साथ वो भी आज तक भटक रहा था, लेकिन शायद उसके भटकने का मकसद अलग था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव पर एक बुरी डायन का साया था। सभी गांव वाले उस डायन से परेशान हो चुके थे। काफी प्रयास करने के बाद आखिरकार गांव की डायन गांव के लोगों के हाथों आई थी। बड़ी मुश्किल से डायन लोगों के हाथ आई थी, इसीलिए गांव वाले उस डायन को सबक सिखाना चाहते थे और बाबा के साथ मिलकर उस डायन को एक पेड़ के नीचे बांधकर उसे जिंदा जला देते हैं। पर वो डायन जलते वक्त भी गांव वालों को चेतावनी देकर जाती है। डायन कभी नहीं मरती। तुम्हें क्या लगता है मेरा साया इस गांव से खत्म हो जाएगा? मैं वापस आऊंगी और इस बार पहले से भी ताकतवर बनकर। ये मेरा अंत नहीं बल्कि काली शक्तियों का आरंभ है। डायन गांव वालों को चेतावनी देकर आग में जलकर राख हो जाती है, पर गांव वालों को उस टाइम उसकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि उनके गांव से डायन का साया खत्म हुआ। इस बात को गुजरे 10 साल हो चुके थे। इन 10 साल में उस गांव में किसी के साथ बुरा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उस डायन को देखा। उसी गांव में राम और उसका परिवार भी एक खुशहाल जीवन जी रहा था। राम 29 साल का हो चुका था, पर अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अरे बहन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मेरे राम की किस्मत में क्या लिखा है। उसका ब्याह नहीं हो रहा है। बहन, अगर तुम्हारे लाल का ब्याह नहीं हो रहा है तो किसी पंडित से उसकी कुंडली दिखाओ ना, ताकि पता चल सके कि क्या दोष है उसकी कुंडली में। शांति एक बाबा के पास जाती है और राम की कुंडली दिखाती है। राम की कुंडली देखकर उन बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भयभीत परेशान होकर शांति को आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी ना हो तो ही भला है। तुम्हें बहू मिलेगी, कुछ दिनों तक सब अच्छा भी होगा, पर आने वाले समय में तुम्हारे बेटे पर किसी बुरे साए का कब्जा हो जाएगा। पर बाबा, हमारे गांव से तो उस वक्त का नामो निशान खत्म हो चुका है। बाबा, मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मैं अपने बेटे को उस बुरी शक्ति से बचा सकूं। बहन, क्योंकि तुम्हारे बेटे पर अभी कोई मुसीबत नहीं आई है, इसलिए मैं कोई हल भी नहीं बता सकता। बस तुम मेरी बात को ध्यान रखना। बाबा की बात सुनकर शांति बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपने घर में चर्चा करती है। पर शांति का पति और राम दोनों ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और शांति के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और वो बाबा की कई बातों को भी भूल जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और राम 30 साल का हो जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत, इतनी लड़कियां ढूंढने के बाद मालती नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और शांति बिना कोई देरी करे अपने बेटे की शादी मालती से करवा देती है। एक रात जब राम ऑफिस से घर आता है तो उसे तेज बुखार होता है और वो बिना कुछ खाए ही सो जाता है। अगली सुबह जब राम उठता है तो उसका चेहरा नीला पड़ चुका था।
राम को बीमार देखकर शांति को कुछ समझ नहीं आता और वो मालती से कहती है, बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरे पति की इतनी तबीयत खराब है और तुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे की तरफ देख, कैसे नीला पड़ गया है ये। माँ, मालती को कुछ मत कहो, वो भी प्रेग्नेंट है। अब वो अपना ख्याल रखेगी या मेरा? क्या बहू गर्भवती है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं? माँ, मुझे भी कल रात को ही पता चला। मैंने सोचा कि सुबह होते ही खुशखबरी आपको सुना दूं, पर उससे पहले राम जी की तबीयत खराब हो गई। माँ जी, हमें पहले राम जी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। शांति बिना कोई देरी किए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। राम को देखकर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राम को हुआ क्या है। वो एक ही दिन में राम के कई सारे टेस्ट कर लेता है, पर किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकलती, जिससे शांति को राम को किसी दूसरे गांव के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहता है। डॉक्टर के कहने पर शांति अपने बेटे और बहू के साथ शहर के बड़े से अस्पताल में जाती है, पर वहां भी राम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि राम का शरीर भी एकदम पतला दुबला हो जाता है। यहाँ तक कि अब राम की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। पर तभी शांति को बाबा की बात याद आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे बेटे को अब कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बाबा की कई सारी बातें सच हो रही हैं। हमें राम को बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। शांति अपने पति के साथ राम को उसी बाबा के पास ले जाती है। राम को देखते ही बाबा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो शांति को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कोई बहुत बुरा साया है तुम्हारे घर पर। जैसा मैंने कहा था, तुम इस साए से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो, तो अपने बेटे को खुद से दूर कर दो, और हाँ, उससे मिलने की भी कोशिश मत करना तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा। आप तो सब देख लेते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना कि कौन है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। वो बुरी शक्ति मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि वो कौन है, पर इसका अब एक ही उपाय है। अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे खुद से दूर कर दो। बाबा के कहने पर शांति अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कर देती है और उसे अपनी बहन के घर भेज देती है। शांति की बहन राम का अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी दवाई के साथ समय समय पर झाड़ फूंक भी करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और 1.5 साल में राम पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। इन 1.5 साल में राम का लड़का भी हो जाता है। जब राम को अपने बेटे की खबर मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बेटे से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है। राम को गांव में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और सब कुछ ठीक था, जिसके बाद शांति को लगता है कि उसके घर से बुरा साया टल गया। पर बच्चा आधी रात को रोने लगता है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। बच्चा बुखार से तपने लगता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। राम के बेटे के साथ भी वही हो रहा था जो आज से 1.5 साल पहले राम के साथ हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? जैसा राम के साथ हुआ ठीक उसी तरह से मेरे पोते के साथ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। हम इसे खुद से दूर कैसे रखेंगे? आप सब यहीं रुकना, मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। इस घर पर बुरा साया है, मेरे बेटे पर नहीं। मेरा बेटा इस घर से दूर जाएगा तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। घर वाले बच्चे को मालती के साथ मौसी के घर भेज देते हैं। पर अगली ही रात को ठीक 3 बजे मालती का फोन आता है और मालती की बात सुनकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है। राम के बच्चे के खत्म होने के बाद मालती अपने बच्चे की लाश लेकर वापस आ जाती है, पर मालती वो लाश घर में किसी को नहीं देती और उसे अपने पास रखती है। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद मालती को सदमा लग गया है बच्चे के खत्म होने का। पर रात को मालती अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह जाती है। शांति अपनी बहू को
अपने पोते की लाश जंगल की ओर ले जाते देख हैरान हो जाती है। अब शांति अपने बेटे के साथ अपनी बहू का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो उन आत्मा के साथ मिलकर अपने बच्चे की लाश पर किसी काली शक्ति की पूजा कर रही है। मालती कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी जिसे सभी गांव वालों ने मिलकर आज से 10 साल पहले जिंदा जलाकर मारा था। अब राम और शांति बिना कोई देरी किए वहां से गांव में आते हैं और सभी गांव वालों का दरवाजा पीटकर उन्हें जगाते हैं। सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो डायन वापस आ गई है। हमारे गांव से उस डायन का साया अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस डायन ने सबसे पहला शिकार मेरे घर को बनाया है। शांति की बात सुनकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी गांव वाले कुछ कर पाते उससे पहले गांव वालों को डायन के हंसने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज आने लगती है। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। सभी गांव वाले डरे सहमे एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी वो डायन सभी गांव वालों के सामने अपने खुले लंबे बाल लेकर आती है। उस डायन के पैर उल्टे थे और इस बार डायन पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। डायन हवा में उड़ने लगती है और अपने हाथों के नाखूनों को बड़ा कर लेती है और अपने नाखूनों से गांव के एक बच्चे पर हमला कर देती है। तुम गांव वालों ने क्या सोचा? तुम मुझे खत्म करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? मैंने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले से भी ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को खत्म करके अमर हो जाऊंगी। उसी समय गांव के बाबा वहां आ जाते हैं। हमारे गांव के बच्चे ही अब इस डायन का विनाश कर सकते हैं, इसीलिए ये डायन हमारे गांव के बच्चों को खत्म करना चाहती है। बच्चों, तुम उस डायन से डरना नहीं बल्कि लड़ना। अब तुम ही इस गांव को बचा सकते हो। तुम सबको मिलकर इस डायन के बाल काटने होंगे ताकि इसकी शक्तियां खत्म हो जाएं, क्योंकि एक डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती हैं और एक मासूम बच्चा ही उससे लड़ सकता है। बाबा, तुझे क्या लगता है ये मासूम बच्चे मेरा मुकाबला कर सकेंगे? हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। मैं अपने पोते को खो चुकी हूँ। क्या तुम सब भी अपने बच्चों को खोना चाहते हो? एक बार फिर सभी गांव वाले एकजुट होते हैं। मासूम बच्चे डरते हैं और सभी बच्चे अपने हाथों में कैंची लेकर उस डायन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को ढेर कर देती है। लेकिन एक बार फिर बच्चे उठते हैं और डायन पर एक एक कर हमला करते हैं। ये देख डायन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देती है। पर इसी बीच एक बच्चा पीछे से जाकर उस डायन की चोटी के कुछ बाल काट देता है और चोटी काटने के साथ ही डायन की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाने लगती है। मैं फिर से आऊंगी। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। वापस आऊंगी मैं। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे उस डायन के बाल काटने लगते हैं और जैसे जैसे डायन के बाल कटते हैं तो डायन अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से उस गांव से उस डायन का साया एक बार फिर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में डायन का साया खत्म हो चुका था? उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।